हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में हम एमकॉम सेमेस्टर 3 का एडवांस ऑडिटिंग पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे हम यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं और यूनिट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे 200 which deals overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit accordance with the standards on auditing। यानी ऐसे 200 किससे डील करता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिट टू कंडक्ट द ऑडिट, यानी ओवरऑल गाइडलाइंस के रिगार्डिंग ऐसे 200 डील करता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। ऐसे 200, व्हाट इज ऐसे 200? अ फाउंडेशनल स्टैंडर्ड अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी ये बेसिक स्टैंडर्ड है। ऐसे 200 बेसिक स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है जिसे हर ऑडिटर को फॉलो करना जरूरी है। आउटलाइंस, ये वर्ड आपको याद रखना है। आउटलाइंस द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, यानी क्या बताता है? ऐसे 200 डील्स करता है आउटलाइंस, यानी एक ऑडिटर की क्या लिमिट होगी, एक ऑडिटिंग की क्या जो है बाउंड्रीज होंगी, वो डिसाइड करता है ऐसे 200। उसमें कहा जो ये सारी गाइडलाइंस है कहाँ लिखी हुई है? ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 में लिखी हुई है। क्लियर? आउटलाइंस ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, then sets requirement for conducting audit in line with ऐसे, यानी ऐसे 200 क्या करता है? जो जो चीजें रिक्वायर्ड है एक ऑडिटर को ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, उन सबको उसकी बाउंड्री के अंदर लेके आता है। यानी एक ऑडिटर को क्या क्या राइट्स हैं, एक ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज हैं, एक ऑडिटर के पास क्या क्या पावर्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो ऐसे 200 में लिखी गई हैं। नाउ क्या पर्पस है ऐसे 200 का? इनहांस रिलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एक ऑडिटर के पास जब ये पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी तभी वो एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट बना सकता है और एक अच्छा रिपोर्ट तैयार कर सकता है, सबमिट कर सकता है। देन इंश्योर एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट क्वालिटी, यानी ऐसे 200 एक ऑडिटर को हेल्प करता है कि अपने एथिकल, अब जिस काम के लिए उसे हायर किया गया है उसे फॉलो करे और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए एक अच्छा क्वालिटी का ऑडिट कंप्लीट करे। क्लियर? तो ऐसे 200 किससे डील करता है? आउटलाइंस ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना। पॉइंट नंबर 2 जो है आउटलाइंस द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, अभी हमने पढ़ा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, to obtain reasonable assurance about whether the financial statement are free from the material misstatement, यानी ऐसे 200 और एक ऑडिटर को हेल्प करता है, एक ये पावर देता है कि वो ये फाइंड आउट करे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो ऑडिट कर रहा है, जिसे वो चेक कर रहा है, वो सभी मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है। देन एक्सप्रेस एन ओपिनियन बेस्ड ऑन एविडेंस, और साथ ही साथ ऐसे 200 एक ऑडिटर को हेल्प करता है कि उसने अपने ऑडिट प्रोसेस में जो चीजें फाइंड आउट की हैं, अगर वो एरर है या फ्रॉड है, उसके रिगार्डिंग वो एविडेंस भी जमा करें। ये पावर किसने दिया है? ऐसे 200 ने ऑडिटर को पावर दिया है कि अपना ओपिनियन भी वो एक्सप्रेस करे बेस्ड ऑन एविडेंस। ऐसा नहीं कि अपनी राय बता दी कि उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं। अगर वो कोई ऑडिटर क्लेम कर रहा है रिपोर्ट में कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, तो ऑडिटर शुड हैव दैट पर्टिकुलर एविडेंस। ठीक है? तो ऑडिटर कोई भी ओपिनियन दे सकता है, बस सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि वो साथ ही साथ एविडेंस भी प्रूफ करे। देन ऐसे 200 किस पे फोकस करता है? कौन से की एरियाज हैं? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, यानी कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था कि ऐसी बहुत सारी जगह, चाहे वो एक केस स्टडी पे हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पे हमने सीखा था कि किस तरीके से
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू कंसीडर कर लिया गया था और इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये कंपनी के लिए कैसा स्टेटमेंट था? कंपनी के लिए ये एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट था, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो गलत रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 5 जरूर देखें जहाँ पे हम केसेस से डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस, यानी अपने लिए और दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए कि किसको मुझे कैसा जवाब देना है। मेरे लिए, मेरे पास हर पार्टी के लिए एक पर्टिकुलर सेटिस्फैक्टरी आंसर होना चाहिए। एक ऑडिटर के पास ये सभी आंसर होने चाहिए, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, डायरेक्टर्स हो, कंपनी के मैनेजर्स हो, सीनियर अकाउंटेंट। जब जिनसे वो डील करता है तो ऑब्वियसली हर कोई अपने लेवल पे ऑडिटर्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा और ऑडिटर्स के पास सभी चीजों का आंसर होना चाहिए। इवेल्युएटिंग सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, और साथ ही साथ एक ऑडिटर को, अभी हमने डिस्कस किया था कि एविडेंस भी जमा करने हैं और साथ ही साथ वो एविडेंस की सफिशिएंसी, यानी ऐसा नहीं कि भाई आपको वहां पे 2 प्रूफ चाहिए तो और आप एक ही प्रूफ वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सफिशिएंसी, भरपूर प्रूफ आपके पास होने चाहिए। 10 प्रूफ चाहिए तो 10 प्रूफ, और साथ ही साथ वो सभी प्रूफ एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। अगर आप किसी को फ्रॉड कंसीडर कर रहे हैं, किसी फ्रॉड को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसे एविडेंस होने चाहिए जो उसको 100% फ्रॉड प्रूव कर सके। तो ऐसे 200 ऑडिटर को ये राइट देता है कि वो अपने एविडेंस के सफिशिएंसी या एप्रोप्रिएटनेस भी चेक कर सके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये क्यों जरूरी है ऐसे 200 को फॉलो करना किसी भी ऑडिटर को? क्या एथिकल है? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेसिक है भाई। ऐसे 200 तो अभी हमने देखा कि भाई बेसिक है, जो आउटलाइन बताता है। एक अच्छा ऑडिटर, इससे इंटीग्रिटी बढ़ती है, ऑब्जेक्टिविटी, यानी ऑडिटर कभी गुमराह नहीं होगा। जिस काम के लिए, जिस एम के लिए वो कंपनी में आया है, उस ऑब्जेक्टिव को वो फाइंड आउट करेगा और उस ऑब्जेक्टिव से पूरा अपना ऑडिट वर्क जो है कंप्लीट करेगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, और साथ ही साथ एक ऑडिटर के अंदर एक, अगर रेगुलर बेसिस पे वो अच्छा ऑडिट कर रहा है तो इससे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ऐसा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब जो काम कर रहा है वो स्किल और अच्छी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली एक स्किल आपके पास है, आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो स्किल हो सकता है कि आप उसमें पीछे हो जाएं या आप उसको स्किल को भूल जाएं। लेकिन इसी तरीके से ऑडिटर भी अगर वो अच्छे तरीके से ऑडिट कर रहा है तो ऑब्वियसली अपने काम में और ज्यादा कॉन्फिडेंस वो अचीव कर सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, अभी हमने सीखा कि एविडेंस जमा करने हैं, एविडेंस कलेक्ट करने हैं, चाहे वो फ्रॉड हो, कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, उसके रिगार्डिंग एविडेंस जमा करने हैं। तो उस एविडेंस को कॉम्पिटिटर्स को बेचना नहीं है, किसी को उससे आपको ब्लैकमेल नहीं करना। वो इंफॉर्मेशन को, जो कंपनी का सेंसिटिव डेटा आपके पास है, उसको आपके अपने पास संभाल के रखना है, कॉन्फिडेंशियल है वो इंफॉर्मेशन। ठीक है। देन प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑब्वियसली हमने सिखाया भी आपको कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है। वहां पे जाके, यानी कंपनी, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी में जाके आपको कोई फ्रेंडशिप तो बनानी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अब इतना काम था कि आप ऑडिट करने आए हैं, आप ऑडिट कीजिए और वहां पे प्रोफेशनली बिहेव कीजिए। इंपॉर्टेंस, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, जो ऑडिटर ऐसे 200 को फॉलो करता है उसकी रिपोर्ट अच्छी बनेगी, लोग यानी क्लाइंट और दूसरे जो क्लाइंट होने वाले हैं या जो क्लाइंट बना सकते हैं, उन कंपनी जो है वो उस ऑडिटर पे अपना ट्रस्ट दिखाएंगे और हो सकता है नेक्स्ट टाइम उसे ही अपना ऑडिटर सेलेक्ट करें। एंश्योर्स अनबाइस्ड एंड एक्यूरेट ऑडिटिंग। इससे क्या होता है, ऐसे 200 जो ऑडिटर फॉलो करता है ऑब्वियसली उसका रिपोर्ट जो है अनबाइस्ड होगा। अनबाइस्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो मेरे अंकल का लड़का है तो वो कोई मेरी पहचान वाला है जिसकी वजह से मैं फ्रॉड में उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑडिटर ऐसे 200 को फॉलो कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट जो होगी वो एक्यूरेट होगी। क्लियर? चलिए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एंड जजमेंट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ही इस वर्ड को सीखा था, स्केप्टिज्म, जहाँ पे एक ऑडिटर अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी चाह के साथ कंप्लीट करता है, इसे कहते हैं स्केप्टिज्म।
प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, मेंटेनिंग अ क्वेश्चनिंग माइंडसेट कि अगर ये वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो क्यों है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रीपेड हो गया तो क्यों हो गया, ठीक है, वो वाकई में वो पेमेंट उस डिपार्टमेंट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला माइंडसेट है ये हमेशा एक ऑडिटर को रखना है। ऐसा नहीं कि हम सबको क्रिमिनल या सबको फ्रॉड की कैटेगरी में रखना है, लेकिन ऑडिटर को अपनी आंखें खुली रखनी है और हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखनी है। देन बीइंग अलर्ट टू कंडीशन इंडिकेटिंग मिस स्टेटमेंट, ये भी हमने को बता दिया कि भाई ऑडिटर को अपना मुंह बंद रखना है लेकिन आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस कंपनी में हो रहे हैं या हो चुके हैं उन सभी के ऊपर नजर रखनी है। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, और जो एविडेंस ऑडिटर के सामने आ रहे हैं उन्हें भी बारीकी से चेक करना। एविडेंस, लेट से वो एग्जांपल है कि वेजेस पे कर दिया गया प्रीपेड में, तो अब प्रीपेड वेजेस पे किया गया है, पहले से ही एडवांस पे कर दिया गया है, तो अब ऐसे टाइम पे जब वेजेस एडवांस पे किया गया है तो क्या वो पहुंचा है हमारे वर्कर के पास, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है कि और पहुंचा है तो कितना पहुंचा है, क्या वाकई में वो जो पैसा कंपनी के अकाउंट से डेबिट हो गया सैलरी या वेजेस के हेड के अंदर वो एक वर्कर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके रिगार्डिंग इसे कहते हैं क्रिटिकल असेसमेंट कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो 100% कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करना है। इसी को कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। देन प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, यानी जो भी एक अच्छा ऑडिट प्लान बनाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग 100% इंफॉर्मेशन खुद भी उस ऑडिटर के पास होनी चाहिए। मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ड्यूरिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये ऑडिटर को खुद भी पता होना चाहिए कि उसका क्या प्लान था और क्या एग्जीक्यूट है। ऐसा नहीं कि सबको बताना है, लेकिन ऑडिटर के पास वो इन्फॉर्मेशन खुद भी होना चाहिए कि मेरा प्लान क्या है और मैं पहले क्या चेक करने वाला हूँ, पहले किसको एसेस करने वाला हूँ, बाद में क्या होगा, रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाएगी, किस तरीके से प्रेजेंट की जाएगी, कौन कौन से ट्रांजैक्शन को फ्रॉड या एरर के कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, सैंपल चेक किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सब प्लानिंग में पहले से डिसाइड होता है। तो ऑब्वियसली अगर ऑडिटर ने प्लानिंग नहीं किया होगा तो उसे एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता। बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट एविडेंस एंड मेकिंग रीजनेबल कंक्लूजन, हो सकता है कहीं पे आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है और कहीं पे दिखा रहा है कि पेड हो गया है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ठीक है, तो अब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है कि वो आउटस्टैंडिंग है लेकिन हमारे सामने बिल भी है जिसमें लिखा हुआ पेड, तो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट, दो अलग अलग एविडेंस अलग अलग डायरेक्शन में एक ऑडिटर को लेके जा रहे हैं। एक कह रहा है कि प्रीपेड हो गया, एक कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग है और एक कह रहा है कि अभी भी वो पेड हो चुका है। तो अब ऐसे टाइम पे एक ऑडिटर को कंसीडर करना होगा, अपने प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना होगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को यूज करना होगा कि कह सकते हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो है एरर हो गया हो रिकॉर्ड करते वक्त, लेकिन जो कंपनी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है वहां पे लिखा हुआ है कि वो पेड है, तो अब हम इस कंपनी से इसे कंफर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये पेड है या नहीं, ठीक है, और उसी के बेसिस पे फाइनल कंक्लूजन लिखना है ऑडिटर को। कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, ऑडिट कैसे किया जाएगा, यानी ऐसे 200 बता रहा है एक ऑडिटर को कि ऑडिट करते वक्त आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किसके, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, आपको समझना है कि हम जिस कंपनी में जा रहे हैं, एक ऑडिटर को समझना है कि वो जिस कंपनी में जा रहा है उस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या एनवायरनमेंट है, वो सीमेंट कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो सर्विस इंडस्ट्री है, वो एमएसएमईज है, या वो एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इसके रिगार्डिंग जानकारी लेना, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑडिटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी यहाँ पे जो फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो कितने ज्यादा हो सकते हैं। जब बड़ी कंपनी होती है तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, एरर के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक ऑडिटर को समझना होगा कंपनी का हिस्ट्री, कंपनी का बैकग्राउंड, देन जो प्लान किया है उसके रिगार्डिंग उसे एग्जीक्यूशन भी करना है, उसको अप्लाई भी करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, टेस्ट कंट्रोल एंड
सब्सटेंसिव प्रोसीजर, यानी ऑडिटर ने जो दिमाग में सोचा था उसका छोटा सा हिस्सा अप्लाई करके देखे कि इससे क्या रिजल्ट मिलता है। लेट्स से एक ऑडिटर ने सोचा था कि हम पहले परचेस बुक को एसेस करेंगे, उसको चेक करेंगे, परचेस, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूशन में जब रियल में ऑडिटर कंपनी में पहुंचा तो उसने परचेस बुक मांगा और पता चला कि जो परचेस ऑफिसर है वो तो आया ही नहीं है, या वो परचेस बुक मिल नहीं रहा है, या परचेस बुक में अभी एंट्री लिखी जा रही है, एंट्री की जा रही है, जिसकी वजह से वो बुक अवेलेबल नहीं है। तो अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऑडिटर को पता चलेगा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैंने प्लान बनाया था वो रियल में अप्लाई होगा भी क्या नहीं होगा। गैदरिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और साथ ही साथ वो ऑडिट कर रहा है इसके रिगार्डिंग भी उसे एविडेंस जमा करना है। ऐसा नहीं कि भाई 2 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद कोई कंपनी आके कहती कि भाई आपने हमारा ऑडिट किया था लेकिन यहाँ पे तो फ्रॉड हो गया, तो ऑडिटर के पास ही प्रूफ होगा कि नहीं नहीं हमने आपकी कंपनी में अच्छे से ऑडिट कंडक्ट किया था, ये रहा उसका रिपोर्ट और ये रहा उसका एविडेंस, उस टाइम पे कोई फ्रॉड नहीं था इसलिए हमने उसको क्लीन चिट दी थी, एक अच्छी रिपोर्ट बनाई, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, एक ऑडिटर को अभी हमने सीखा था, ऐसे 230 में सीखा था कि ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर, एविडेंस एंड कंक्लूजन, तो उस ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, कि क्या क्या हम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, प्रोसीजर क्या होगा, एविडेंस कौन कौन से जमा किए जाएंगे और कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा, ये सभी के डॉक्यूमेंट ऑडिटर को अपने पास रखने हैं। रीजनेबल एश्योरेंस, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट, कि भाई हम कंपनी के डेटा पे भरोसा तो कर सकते हैं लेकिन वो 100% एक्यूरेट और ट्रू सही, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। व्हाई नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग ऑडिट, हमने जो परचेस ट्रांजैक्शन चेक कर रहे थे तो हमने स्टार्टिंग के लेट्स से 1 जन से लेके 10 जन तक जो भी परचेस ट्रांजैक्शन थे हम उसको चेक कर रहे थे, और हुआ ये कि 11 जन को ही एक बड़ा फ्रॉड हुआ है था कंपनी में, क्योंकि हमने सैंपल 10 जनवरी तक ही लिया था, तो हम अब इस फ्रॉड को आइडेंटिफाई कभी नहीं कर पाएंगे, तो एक लिमिटेशन है। टाइम एंड कॉस्ट एब्सेंट, ऑब्वियसली एक ऑडिटर के पास पूरा साल भर तो है नहीं उस कंपनी को ऑडिट करने के लिए, तो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। की रीजनेबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, यहाँ पे ऐसे 200 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताता है ऑडिटर को, वो क्या क्या है, कंप्लाइज विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सभी स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग को फॉलो करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की। मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी अपने बल पे काम करना है, इंडिपेंडेंट काम करना है, और जिस काम के लिए आया है वो जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको अचीव करना है। ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, और साथ ही साथ ऑडिट कंडक्ट करते वक्त उसे एविडेंस भी जमा करने हैं। कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद स्टेक होल्डर्स, यानी जिन जिन से उनकी डील हो रही है सबके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखे, जो जो रिपोर्ट हो रही है वो रिपोर्ट वो एविडेंस अपने स्टेक होल्डर्स तक पास ऑन करता रहे। चैलेंजेस इन कंडक्टिंग ऑडिट, और ऐसे 200 को फॉलो करते वक्त ऑडिट को एक ऑडिटर को क्या क्या डिफिकल्टीज आ देती है, तो ऐसे 200 वो भी बताता है। फ्रॉड एंड एरर, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ऑब्वियसली मैनेजमेंट के पास कंट्रोल होता है बुक्स का, तो वो उसको ओवर पावर कर सकता है कुछ कुछ केसेस में। कल्यूजन अमॉन्ग एम्प्लॉइज, हो सकता है सबने मिल बांट के एक बड़ा फ्रॉड प्लान किया हो, तो ऑब्वियसली ऑडिटर को ये पकड़ में आना डिफिकल्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी, जो ट्रांजेक्शन होता है वो डिफिकल्ट कर दिया जाता है। चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशन, तो जब वो ट्रांजेक्शन को किया गया था, 2 एम्प्लॉय ने पैसा लेके गए थे तो उन्होंने लोन कंसीडर किया था, ठीक है। अब जब मैं उसको एडिट कर रहा हूँ, उसको ऑडिट कर रहा हूँ, तो अब वो लोन नहीं बल्कि कहते हैं कि वो हमारा कमीशन था या हमारा स्वेट इक्विटी था। तो अब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में भी एक ऑडिटर को बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एडवांस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने आपको एडवांस या प्रीपेड का कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बारे में भी ऑडिटर को पता होना, नहीं पता होगा ऑडिटर से मिस्टेक हो सकती है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, उसके पास टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेस है, टाइम और बजट का भी प्रेशर होता है ऑडिटर के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ ऐसे 200, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसे 200 को फॉलो करना ऑडिटर के लिए। इनहांस ऑडिट क्वालिटी, इससे क्या होता है ऑडिट की अच्छी क्वालिटी मानी जाती है।
प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, यानी अच्छा एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस फॉलो होगा जो सभी ऑडिटर इसी को फॉलो करेंगे। स्ट्रेंथन इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली जिस कंपनी में एसेट 200 जो ऑडिटर एसेट 200 फॉलो करता है, ऑब्वियसली लोग उसकी रिपोर्ट पे और ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, उस ऑडिटर को और ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट मिलने वाली है। चलिए समरी देख लेते हैं, कंक्लूजन। एसेट 200 प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर ऑडिटर्स, क्या करते हैं, फ्रेमवर्क मिलता है ऑडिटर को। देन इंश्योर्स ऑडिट आर कंडक्टेड विद इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड ड्यू डेलिगेंस। डेलिगेंस का मतलब है कि वो टाइम पे अपना काम कंप्लीट कर पाएगा। कॉल टू एक्शन, एक ऑडिटर को क्या करना चाहिए, एम्फेसिस एथिकल स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। एक ऑडिटर को ये चाहिए कि वो एथिक्स को फॉलो करे, जिस काम से उसे पैसा मिल रहा है उस काम को वो 100% एक्यूरेट करे। कंटिन्यूसली अपडेट नॉलेज टू मीट द इवॉल्विंग चेंजेस, अभी हमने लॉ के बारे में बताया, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया। अगर उस ऑडिटर को चाहिए कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपडेट रहे, कौन सा रूल कहाँ पे चेंज हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखे। सो आई होप आपको एसेट 200 के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो आप जरूर चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक।